नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की पॉलिटी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी पावर शेयरिंग। दरअसल देखिए, जहाँ से शुरुआत होगी वहीं से हम बात करना शुरू करते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या हो सकता है। पावर शेयरिंग, देखिए पावर शेयरिंग का मतलब क्या होगा कि हम जो भी कोई सरकार है उसके पास जो पावर है वो किस प्रकार से अपनी पावर को डिवाइडेड करती है या अपनी पावर को किस प्रकार से अलग अलग ग्रुपों में बांटती है, या हम कह सकते हैं कि सत्ता के अंदर किन किन की साझेदारी कैसे तय की जाती है, वो कौन से फैक्टर हैं जो सत्ता की साझेदारी करने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई एक पावर है और इसको किस प्रकार से बांटा जाएगा और किस प्रकार से जो है लोगों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कौन कौन से वो फैक्टर होंगे। जैसे कि अब मैं बात करूं कि भाई वुमेन है, अब वुमेन्स और जो मेल्स हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि भाई हिंदू हैं और जो हमारे मुस्लिम्स हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग होनी चाहिए। किस प्रकार से इस पावर शेयरिंग के अंदर लोगों की भागीदारी तय होती है और सरकारें किस प्रकार इनकी भागीदारी तय करते हैं, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पावर शेयरिंग का मतलब। देखिए, पावर शेयरिंग जो हमारी फॉर्म्स है, हमने पॉलिटी में 9th क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से हम जो है अपने ऑर्गन्स को डिवाइड करते थे। गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गन आपने जाना होगा कि 3 प्रकार के हमारे ऑर्गन्स होते थे। यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि हमने डेमोक्रेसी के अंदर 3 प्रकार के ऑर्गन्स लिए हैं पावर शेयरिंग के। लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। एक हमने किस प्रकार करते थे भाई, एक डिसेंट्रलाइजेशन करते थे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता था कि गवर्नमेंट के स्तर को बांटना। जैसे कि ऊपर एक गवर्नमेंट है, उसके स्तर को नीचे तक लेकर आना, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। मैं कहूँ कि ऊपर भाई हमारे पीएम हैं, फिर हमारे सीएम हैं और गांव में हमारे जो सरपंच होते हैं, उस तरीके तक जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का करना, ये सब हमने जानने की कोशिश की थी। चलो आगे इसमें हम पढ़ते हैं। देखिए, हम इस लेसन में अपनी केस स्टडी के माफिक जानेंगे कि किस प्रकार से हम जो है पावर शेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 तरीके देखेंगे पावर शेयरिंग के। अगर हिंदी में बताऊँ तो युक्तिपूर्ण तरीका होगा, एक नैतिकपूर्ण तरीका होगा। नैतिकपूर्ण को युक्तिपूर्ण में क्या फर्क आएगा वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम इस लेसन को रीड करते हैं। तो आपने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जो हमारा जुडिशरी। देखिए, लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। दैट इज टाइप ऑफ हमारे एमपी, एमएलए, हमारी संसद, विधानसभा, राज्यसभा होती है। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे सारे के सारे ये लोग आते हैं जो उनको लागू करते हैं। जैसे कि पुलिस फॉर्म्स हो गई, जो भी गवर्नमेंट के सरकार के नौकर्स हैं, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको हम एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। जुडिशरी का मतलब आपको पता है, वो सभी पहलू जो यहाँ पर सरकार को जो है किसी रूल को या किसी हमारे कानून को तोड़ने के लिए जो उसके बाद जो डील करेगा, तोड़ने के बाद हमको जो सजा देगा या सजा की प्रक्रिया तय करेगा, उसे हम जुडिशरी कहते हैं। तो आपके यहाँ पर 2 केस स्टडी दी गई हैं, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। हम दोनों में इसमें इसके जो है हमारे किस प्रकार से इसका समाज है, एथनिक एक कंपोजिशन है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है समुदाय और क्षेत्र की जो अलग अलग प्रकार के जो विभाजन होता है समुदाय के अंदर, मतलब जो कंपोजिशन होता है समुदाय का, या किसी कास्ट ले लो या किसी धर्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम एथनिक कंपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जिसकी हमको कंपोजिशन दिखाई गई है कि ये जो है बेल्जियम जो है नीदरलैंड और फ्रांस और जर्मनी के बाउंड्रीज इनकी लगती हैं। तो इसीलिए जो लिटिल पॉपुलेशन यहाँ पे है, बहुत ही छोटी पॉपुलेशन, जिस प्रकार के हमारे स्टेट हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है, लेकिन इसमें 3 भाषा के लोग जो यहाँ पर रहने का कार्य करते हैं। 3 भाषा के कौन कौन से लोग हैं? यहाँ पर 3 प्रकार से जो है हम कंपोजिशन को बांटते हैं। एक वो लोग हैं जो फ्लेमिश क्षेत्र के अंदर रहते हैं और जिनकी संख्या 59% है देश की पॉपुलेशन का, और जो कि डच भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला कंपोजिशन जो है 40% लोग हैं जो कि भाई विलोमिया जो क्षेत्र है, विलोनिया जो क्षेत्र है उसके अंदर रहते हैं और जो भाषा में अपनी जो है फ्रेंच बोलते हैं। और जो 1% जो बाकी के लोग हैं वो जो हमारे बेल्जियंस के अंदर रहते हैं और जो है हमारी भाषा कौन सी बोलते हैं, जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये बात हमने जानी कि किस प्रकार से जो है ये लोग किस प्रकार से रहते हैं। इन द कैपिटल ऑफ सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। जो देश की कैपिटल है उसके अंदर जो 80% लोग रहते हैं वो जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, हमें यहाँ पे ये पता चला कि देश में जो लोग अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो राजधानी में मेजोरिटी में है, और जो राजधानी में मेजोरिटी में है वो देश में माइनॉरिटी है। देखिए आपके सामने 2 शब्द आए। क्या 2 शब्द आए भाई? एक माइनॉरिटी आया आपके सामने और एक मेजोरिटी आया। हम इसको डिफाइन करेंगे। अब माइनॉरिटी क्या होती है? देखिए, माइनॉरिटी का मतलब होगा कि वो समुदाय
जिसकी संख्या कम हो, मान लीजिए कि 20 लोग हैं, तो 20 में से जो है हमारे 5 जो है एक समुदाय से रिलेटेड हो और 15 एक से रिलेटेड हो, तो 15 हो गए हमारे मेजोरिटी और 5 हो गए माइनॉरिटी। अब इनका होगा क्या, पॉलिटिकल में इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कैसे महत्व होता है, जो ये 15 लोग हैं, अगर डेमोक्रेसी है तो जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हमेशा इन्हीं का बनेगा, और जो ये जो 5 लोग हैं ये यहाँ पे माइनॉरिटी के रूप में रहेंगे और इनको हमेशा की हमेशा हमें संरक्षण देना पड़ेगा। ये हमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमको जो इनको अपना जो है महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। कहता है कि द फ्रेंच माइनॉरिटी स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी, मैंने अभी आपको जो है माइनॉरिटी शब्द जो है आपका डिफाइन किया था अभी मैंने, तो ये क्या 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 बता रहा है आपको कि जो माइनॉरिटी लोग हैं वो दरअसल अमीर और पावरफुल। देखिए, अमीर होने में माइनॉरिटी और मेजोरिटी का फर्क नहीं होता। जो लोग कम होते हैं वो भी अमीर हो सकते हैं, या जो लोग ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं वो गरीब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास पावर भी है और पैसा भी है। दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development। और ये हमेशा जो है डच कम्युनिटी के द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो है बेनिफिट सारे के सारे ले लेते हैं। दिस टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंचिज कम्युनिटी, और इनके बीच में जो है ये तनाव की स्थिति पैदा करने वाली सिचुएशन बनती है 1950 से लेके 1960 तक। इस टेंशन के अंदर, मतलब इस तनाव के अंदर ब्रिसलेस के अंदर कम्युनिटी के जो ब्रिसलेस का शहर जो राजधानी थी उनके अंदर तनाव का जो है एक जो है स्थिति पैदा हो जाती है, और ये एक प्रॉब्लम है कि एक जो सीरियस स्पेशल प्रॉब्लम का वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। लेकिन अब हम दूसरी तरफ देखेंगे, एक देश है जिसकी हम पढ़ेंगे अभी, श्रीलंका। लेट अस कंपेयर द सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री। श्रीलंका की तरफ हम देखें तो ये आइलैंड एक नेशन है, और जो कि फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के जो है साउथ के अंदर कुछ किलोमीटर के क्षेत्र के यहाँ पर अपना जो है विद्यमान है। और यहाँ पर जो है इसकी भी हम एरिया अगर देखें 2 करोड़ पीपल यहाँ पर रहते हैं, जो कि लगभग हरियाणा में जितनी जनसंख्या यहाँ पर होगी। तो साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज़ अ ड्राई पॉपुलेशन, अ मेजर स्पेशल ग्रुप ऑफ सिंहली स्पीकर्स। देखिए, जो सिंहली भाषा के लोग हैं वो यहाँ पर 74% लोग जो हैं, और जो तमिल बोलने वाले हैं वो 18% लोग हैं। और तमिल के भी यहाँ पे 2 ग्रुप हैं। एक वो तमिल है जो मूल रूप से श्रीलंका के ही वासी, अगर हम कहें कि वो मूल वासी वहाँ के हैं, और जो है कुछ जो लोग हैं जो कि भारत से गए हैं वो अलग कंपोजिशन के हिसाब से वहाँ पे 5% हैं। तो जो भारत से गए हुए लोग हैं वो क्या हो गए, माइनॉरिटी हो गए। वैसे तो तमिल भाषा बोलने वाले ही माइनॉरिटी हैं, सिंहली भाषा बोलने वाले मेजर लोग हैं। तो जब ये देश आज़ाद हुआ तो इसके संविधान के अंदर, और जो सिंहली भाषा के जो लोग हैं वो मोस्टली जो है अपनी बुद्ध धर्म को मानते हैं, और जो तमिल भाषा के जो लोग हैं वो हिंदू, मुसलमान और जो है ईसाई तीनों के अंदर पाए जाते हैं। दे आर द 7% क्रिश्चियन, और 7% जो है, जो 7% जो लोग हैं वो जो है यहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग करते हैं। अब आप देखिए, कंपैरिजन करके देखिए, अब आपको सामने क्या है, दोनों देशों की स्थिति आपके सामने है कि यहाँ पे कंपोजिशन किस किस प्रकार से अलग है। अब अगर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो भाई अलग अलग देश बनाने पड़ जाएंगे इस हिसाब से। तो क्योंकि आप देखेंगे कि जो बेल्जियम जो उनकी राजधानी थी वहाँ पर जो है फ्रेंच भाषा का ज़्यादा दबदबा था, तो वो अपने उस क्षेत्र को कब्जा कर लेंगे। और जो यहाँ पर श्रीलंका की हम देखें तो सिंहली भाषा जो है वो सारे के सारे क्षेत्र जो है इंजॉय कर रहे हैं। चलो, इस बात को समझने के लिए हम अलग अलग देश की कंपोजिशन को पढ़ते हैं। तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो बहुसंख्यकवाद थे, बहुसंख्यकवाद कौन थे श्रीलंका के अंदर, बहुसंख्यकवाद थे सिंहली भाषा वाले। उन्होंने क्या किया उसके बारे में जानते हैं। 1948 में उनके जो लीडर थे, जो देश आज़ाद हुआ तो उनके जो लीडर थे ज़्यादातर सिंहली भाषा बोलने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इलेक्ट हो गए वो, और इलेक्ट होकर के अपने जो सारी की सारी पावर्स थी वो सिंहली भाषा के अंदर दे दी। देखिए, मेजोरिटियन के ऊपर एक जो है एक वो लगता है कि जो मेजोरिटियन है वो अपने पक्ष में सरकार रखते हैं, और मेजोरिटियन के हिसाब से ही जो कानून व्यवस्था है सरकार की किसी देश की चलती है। तो उन्होंने 1956 में एक जो है अपना एक्ट पास कर दिया, जिसके अंदर जो मोस्टली जो है पावर्स थी वो सिंहली भाषा के लिए दे दी गई, और जो तमिल जो भाषा के लोग थे उनको पॉलिटिक्स और जॉब से जो है दूर रखा गया। और इस प्रकार जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, और जो है इस प्रकार से जो है उन्होंने क्यों किया था, दरअसल उन्होंने अपने धर्म बचाने के लिए, अपनी भाषा बचाने के लिए काम किया था। लेकिन इससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे जो है फैल गए थे, और इसी का अल्टरनेट निकालने के लिए वहाँ पर जो है बुद्धिस्ट और जो हिंदू जो समुदाय है उनके बीच में बार बार में कन्फ्लिक्ट
होते रहते थे। अब देखिए ये क्यों होता था, क्योंकि पॉलिटिकल जो राइट्स हैं वो हमेशा मेजोरिटीज़म के अंदर जो बहुसंख्यक हैं उनके पास अपना राइट को वो करते हैं और डिस्क्रिमिनेटेड करते हैं उन लोगों को, जो है शोषण होता है उन लोगों का जो वहाँ पे कम पॉपुलेशन के। अब अगर हमारे देश का हम एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश का संविधान ऐसा है कि जिसने सबको बराबर कह दिए हैं। लेकिन अगर ऐसा ना होता कि हम कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके फेवर में सब के सब कानून बन जाते, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कन्फ्लिक्ट देखने को हमको मिल सकते थे। आपको एक इथेनिज्म दिखाया गया है यहाँ पर श्रीलंका का, आप इसमें मैप में देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो है भाई श्रीलंका की जो है पार्टी स्ट्रगल और जो है रजिस्ट्रेशन के वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो है दंगे होने लगे, और इस दंगों के कारण जो है वहाँ पर बहुत से जो है हम देख सकते हैं कि बहुत से कन्फ्लिक्ट वहाँ पर हुए। क्यों कन्फ्लिक्ट हुए? क्योंकि वहाँ पर जो है लोगों ने अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाया। इसके हम कहेंगे ये कौन सा तरीका होगा? ये तरीका हम इस तरीके को हम जो है युक्तिपरक तरीका कह सकते हैं कि युक्तिपरक तरीके का मतलब ये होता है कि मौके का फायदा उठाना, एक ऐसी योजना बनाना जिसके तहत आप अपना जो कल्चर बचाने के लिए, अपने जो रिलीजन बनाने के लिए उसका फायदा उठा सकें। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं बेल्जियम के रूप में हमने क्या क्या यहाँ पे जो है किया। अब देखिए बेल्जियम में हमने देखा था कि 1960 तक कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे, तो 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 बड़े बड़े जो है संशोधन किए, अमेंडमेंट किए। संशोधन का मतलब होता है मूल संविधान के अंदर समय के हिसाब से कुछ बदलाव करना। तो उन्होंने जो बदलाव किए वे हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो बदलाव किया उन्होंने किया, क्या किया भाई पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। देखिए उनमें क्या किया गया, उनमें श्रीलंका पे हम यहाँ पे कंट्रास्ट करें, श्रीलंका में हमने क्या देखा था कि भाई जो सिंगली भाषा बोलने वाले थे वो सब मंत्री बन गए थे, लेकिन यहाँ पे संविधान के अंदर किया गया कि जो मंत्री होंगे वो बराबर कंपोजिशन के होंगे। इससे क्या होगा, इससे जो है पावर शेयरिंग का या जो है आप कानून बनाओगे तो सबको बराबर का हक दिया जाएगा। तो पहला बदलाव उन्होंने ये किया। दूसरा बदलाव क्या किया कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनाई, आपको पता था स्टेट के अंदर कंपोजिशन जो है सबकी डिफरेंट डिफरेंट थी, तो जिस स्टेट के अंदर जैसी कंपोजिशन होगी उसके हिसाब से अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से अलग अलग पावर हो जाएगी। तो स्टेट को कुछ पावर दी गई ताकि पावर ऑफ शेयरिंग हो सके। यहाँ पर किस चीज का कंसेप्ट लगा भाई, डिसेंट्रलाइजेशन का। इन्होंने किस चीज को यूज किया, डिसेंट्रलाइजेशन का। अगला क्या कहा कि ब्रुसेल्स हैज द स्प्लिट गवर्नमेंट इन विच द बोथ ऑफ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो उनकी राजधानी थी वहां पर जनसंख्या चाहे किसी की भी ज्यादा हो, लेकिन उस राजधानी के अंदर जो पावर थी, शेयरिंग थी, वो जो है इक्वली जो संविधान के द्वारा दी गई। जो डच स्पीकिंग लोग थे, जो फ्रेंच से कम पॉपुलेशन थे, उनकी भी जो है मिनिस्टर की जो पोस्ट थी या जो हम कहें कि मिनिस्टर के जो ऑफिस थे वो इक्वली बांटे गए। इससे क्या होगा, इससे जो है कन्फ्लिक्ट जो है खत्म हो जाएगा। चौथा पार्ट क्या किया भाई उन्होंने, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक कर दिया हमारा, जैसे कि हमारे गांव के अंदर जो सरकारें होती हैं, हम इसको क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया भाई बिल्कुल से। और क्या कर दिया, स्थानीय सरकार का, लोकल गवर्नमेंट का या कम्युनिटी गवर्नमेंट वहां पर कही गई, जिसके अंदर अलग देखो गांव के अंदर तो सभी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उनके अंदर उनका कंपोजिशन अलग हुआ, उनको पावर दी गई। देखिए अब आपने दो मॉडल यहाँ पे पढ़े। एक मॉडल था भाई हमारा श्रीलंका का, जिसने अपना जो है हिसाब से कानून बनाया, और एक मॉडल था हमारा किसका भाई, हमने एक मॉडल पढ़ा बेल्जियम का। तो दो मॉडलों के बीच में अपने कंट्रास्ट ध्यान से आप कर सकते हैं, कैसे कि बेल्जियम ने अपना नैतिकपूर्ण तरीका अपना करके जो है उसको करने का काम किया, और जो है श्रीलंका ने युक्तिपरक तरीके के साथ मौके की फरस्ती करते हुए अपनी पावर का शेयरिंग किया। व्हाट डू यू द फॉर्म ऑफ द टू स्टोरीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ आर द डेमोक्रेट, दोनों के दोनों डेमोक्रेसीज थे, येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंट। लेकिन दोनों ने अपनी पावर शेयरिंग को डिफरेंट यूज किया, हमने ये बात जानी थी। इन द बेल्जियम द लीडर वर रियलाइज दैट द unity of the country is possible only the respecting of the feeling and interest of the different community and the religion, such as the realization resulting in the mutual acceptable arrangement for the sharing of power। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देश को एक जोड़ में बांधे रखना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबको जो है पावर की शेयरिंग करनी होगी। जैसे कि हमारे देश के अंदर भी हमने ऐसा ही कर रखा है कि हम जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो हमने सभी धर्म को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं अपनी पार्लियामेंट के अंदर, ताकि देश जो है एक मत रह सके। बल्कि श्रीलंका में क्या किया, श्रीलंका में कंट्रास्ट एग्जाम्पल किया, उन्होंने शो किया कि मेजोरिटी जो कम्युनिटी थी उन्होंने अपना जो सारा का सारा फोर्स यूज करके रिफ्यूज पावर शेयरिंग करने से रिफ्यूज कर दिया, और इससे देश की खतरे जो यूनिटी को खतरा आया। हमें उनमें दंगे होते हैं 1970 के बाद, बहुत से दंगे देखने की वहां पे हमने की है मुहिम। देखिए why the pairing sharing disabled, this two type different reason are the given the favor of the power sharing। firstly the power is sharing good because it is help to the resolve possibility conflict between the social group। देखिए पहला इसका फायदा क्या होगा भाई कि भाई जो लड़ाई है सोशल ग्रुप के बीच में वो होनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, अगर सबका हक बराबर होगा और सबके पास पावर बराबर होगी तो लड़ेगा कौन, पता है जब पावर बराबर तो लड़ेंगे नहीं। लड़ाई तो तभी होती है जब एक के पास कम हो एक के पास ज्यादा हो। तो इससे जो हम लड़ाई को होने से बचा सकते हैं, डिवीजन होने से बचा सकते हैं, वोलेंस होने से
बचा सकते हैं। इससे जो है देश जो है एकजुटता से लंबे समय तक रह सकता है। आगे कहेंगे कि टेरिटरी ऑफ द माइनॉरिटी इज नॉट जस्ट द ऑप्रेसिव एंड द माइनॉरिटी ऑफन द मेजोरिटी एज वेल। देखिए कोई भी ऑप्रेसिव और डिप्रेसिव यहाँ पे नहीं होगा। अब दोनों ही बराबर होंगे, कम्युनिटी बराबर होंगी, तो कौन डिप्रेसिव होगा कौन ऑप्रेसिव होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देयर इज अ सेकंड डिपर रीजन व्हाई द पावर शेयरिंग इज अ गुड फॉर द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज sharing is very spirit of democracy. A democracy rule involve the sharing of power. Those that are affected by the exercise and have to the effect of the people have the right to the consolidated how they are to the governed. देखिए अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सरकार लोग चलाएंगे। अब लोग जब किसी एक पक्ष के पास ही सारी पावर होगी तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसे होगी? डेमोक्रेसी के अंदर तो हमने सबकी भागीदारी लेनी है, फिर तो वो जो है फाल्स डेमोक्रेसी होगी। इक्वली डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होगा ना कि पूरी सबकी भागीदारी तय हो पाए। इसलिए हमने जो है अपना रिजर्वेशन का कंसेप्ट कर रखा है हमारे देश के अंदर, ताकि जो डिप्रेस्ड क्लास थी या जो जिनकी संख्या कम थी वो अपने आप को संविधान में इक्वल रह सकें। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वल बिफोर इक्वल, कि समान लोगों के बीच समानता होनी चाहिए, असमान लोगों के बीच में नहीं। अब जो डिप्रेस्ड क्लास है वो तो समान नहीं थी, इसलिए उनको समान करने के लिए, ऊपर लाने के लिए हमने जो रिजर्वेशन देने की बात कही थी। ठीक है भाई। तो आगे कहता है कि लेट अस कॉल द सेट ऑफ द रीजन प्रेसिडेंशियल एट द सेकंड मोरल। देखिए एक ये चीज संवैधानिक है और एक नैतिक चीज का यहाँ पर चीज है। दो प्रकार से हम जो है इन चीजों को बांट सकते हैं। एक तो हमारे प्रेसिडेंशियल जो युक्तिपूर्वक कह रहा था, और एक हम क्या सकते हैं भाई मोरल, जिसे मैं नैतिकपूर्वक कह रहा था। तो आपने दोनों चीजें सीखी हैं। प्रेसिडेंशियल जो है वो श्रीलंका के अंदर अपनाया गया, और मोरल जो है वो मोरल जो है वो बेल्जियम के लिए अपनाया गया। तो इन दोनों को आपको एग्जांपल देना है और ये लेसन को जो है तैयार करना है। इससे आगे जो है हम आगे जो है इसे कल करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपने आज मेजोरिटिज्म, माइनॉरिटिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट्स, प्रेसिडेंशियल पावर ऑफ शेयरिंग और मोरल पावर ऑफ शेयरिंग, श्रीलंका और जो है बेल्जियम की पहुंचन पड़ी, इसके बारे में आप काम करके आएंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।